हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मेरा नाम नंदन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। गाइस, ये वीडियो इस टॉपिक का पार्ट 3 होने वाला है और इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो पहले ही बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और गाइस, ये पूरा चैप्टर हमने 3 पार्ट्स में कवर किया है और ये आज जो हमारा वीडियो है ये पार्ट 3 होने वाला है। और मेरा आपसे वादा है, अगर आपने हमारा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक पूरा वीडियो देखेंगे बिना स्किप किए, तो आपको 3rd चैप्टर से धातु और अधातु का चैप्टर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होता है या कोई डाउट्स रहते हैं तो हमने अपना व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वर विद्या में। तो चलिए बिना कोई देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, धातुओं की प्राप्ति अर्थात धात्विकी। धात्विकी क्या होता है? धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे हम धात्विकी कहते हैं। और धातु प्राप्त करने के प्रोसेस के बारे में जानने से पहले हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। वो क्या है? देखिए, सबसे पहला है हमारा खनिज, यानी कि पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी पृथ्वी पे जितने भी प्राकृतिक रूप से पाए जाने तत्व है या यौगिक है, उनको हम क्या कहते हैं? खनिज। अगला है हमारा अयस्क। अयस्क क्या होता है? वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे हम अयस्क कहते हैं। यानी ऐसे खनिज जिसमें धातु जो है वह अधिक मात्रा में हो और उसे निकालना हमारे लिए लाभकारी हो, उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है, अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण। यानी कि जो अयस्क है उससे हम धातु कैसे निकालते हैं, इसके स्टेप के बारे में जानने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। और वो क्या है? देखिए पहला है हमारा गैंग। यानी पृथ्वी से खनिज अयस्क में रेत, मिट्टी आदि जैसे कई अशुद्धियां पाई जाती है, जिन्हें गैंग कहते हैं। यानी पृथ्वी से जो हम खनिज निकालते हैं, शुद्ध खनिज, उसमें खनिज के साथ यानी अयस्क के साथ साथ कई सारी रेत और मिट्टी आ जाती है, जिनको हम गैंग कहते हैं। भर्जन क्या होता है? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। यानी जितने भी सल्फाइड अयस्क होंगे उनको हम अगर वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो वो क्या होता है? वह ऑक्साइड में बदल जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसे हम भर्जन कहते हैं। चलिए अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, वहाँ पर अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए Zn यानी कि जिंक और S लगा हुआ है तो ये सल्फाइड बन गया। जो जिंक सल्फेट है, ये अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनको अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा कि ये एक अभिक्रिया करेगा और जिंक ऑक्साइड के रूप में मिलेगा हमें। जो ऑक्सीजन है वह जिंक के साथ अभिक्रिया करके और जिंक ऑक्साइड बनाएगा, और जो सल्फर था हमारा वह क्या करेगा? वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और ये वायु में मिल जाएगा। यानी सल्फर डाइऑक्साइड है वह गैस के फॉर्म में वायु में मिल जाएगा और हमें मिलेगा जिंक ऑक्साइड। दूसरा Hg यानी कि मरकरी या फिर पारा। इसको अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये क्या करेगा? ये एक ऑक्साइड के फॉर्म में हमें मिलेगा और निकल क्या जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। और ये जो हमारा HgS है इसे हम सिनाबार कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा निस्तापन। यानी जो पीछे हमने भर्जन के बारे में पढ़ा था, भर्जन में क्या होता है? जो हमारा जिंक है यानी जो हमारा धातु है उसके साथ सल्फर होते हैं। अब क्या होगा? जो निष्पादन है उसमें सल्फर ना होकर उसके साथ कार्बोनेट होंगे अर्थात CO3 होंगे। चलिए देखते हैं। निस्तापन अर्थात कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में अत्यधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है और इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। यानी जो हमारा अयस्क होता है उसके साथ अशुद्धि के रूप में क्या होता है? कार्बोनेट।
और इस कार्बोनेट को अगर हम अधिक मात्रा में गर्म करें, यानी कि अधिक ताप पर इसको अगर हम गर्म करते हैं, तो ये हमें मिलता है एक धातु कार्बोनेट के रूप में, तथा एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, यानी कि गैस निकल जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा अपचयन। अपचयन क्या होता है? धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायकों का उपयोग कर धातु प्राप्ति की जा सकती है। यानी जो हमने ऊपर प्राप्त किया था उत्पाद के रूप में ZnO, उनको अगर हमें शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त करना है, यानी कि ऑक्सीजन को रिलीज करके केवल Zn निकालना है, प्राप्त करना है, तो हम कैसे करते हैं? इसके लिए हम अपचयन प्रक्रिया को अपनाते हैं। और अपचयन प्रक्रिया में भी कौन सा? कुछ एकाध गैस जैसे कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और हाइड्रोजन, इन तीनों गैसों का यूज करके हम ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको अलग करते हैं। तो यहाँ देखिए उदाहरण में क्या लिया इसने। उदाहरण में जो हमें उत्पाद मिला था ZnO, जो पीछे हमें उत्पाद मिल रहे थे ZnO, उसे लिया और उनको हम जब ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाया तो हमें उत्पाद के रूप में क्या मिला? हमें मिला एक जिंक, जो कि अब हमें शुद्ध धातु के रूप में मिला है, और दूसरा मिला एक कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा धातुओं की परिष्करण। यानी धातुओं के परिष्करण हम कैसे करते हैं? देखिए धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोग वाला जो विधि है वो क्या है? वो है विद्युत अपघटनी परिष्करण। यानी इस विधि का यूज करके हम जो धातु है उनको शुद्ध करते हैं, अपद्रव्य को अलग करके शुद्ध धातु ग्रहण करते हैं। और ज़्यादातर ये तरीका क्यों अपना जाता है? क्योंकि यह सस्ता होता है और आसान होता है। देखिए अगला है हमारा विद्युत अपघटनी परिष्करण। यानी कि इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ हम एक टब है और इसमें हमने क्या किया, इस टैंक के अंदर CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का विलयन डाल देते हैं और इसमें दो छोर लगाते हैं, जो एक एनोड है और एक कैथोड। दो छोर हम लगाते हैं और एनोड साइड जो होता है वह मोटा होता है, इसके ऊपर पहले से ही CuSO4 का वहाँ परत लगी होती है। जब इसको हम इस विलयन में डुबोते हैं और इसके अंदर करंट पारित करते हैं तो क्या होता है? देखिए जब करंट पारित होगा तो क्या होगा कि जो हमारा एनोड है, एनोड साइड का जो छोर है, इस पर पहले से क्या लगा था? CuSO4। तो फिर क्या होगा, जब इस पर करंट पारित होगा तो ये CuSO4 टूट जाएगा और टूट के Cu और SO4 में बट जाएगा। यानी जो हमारा Cu है वह जल में विलय हो जाएगा, जल में चला जाएगा, और जो SO4 है वह पतली परत के रूप में एनोड साइड पे चिपका हुआ रह जाएगा। फिर क्या होगा, जो हमारा एनोड साइड से Cu निकला है वह विलयन के रास्ते कहाँ चला जाएगा? कैथोड साइड पे। और जितना जितना Cu एनोड साइड से निकला उतना ही विलयन में से, विलयन भी किसका था? विलयन भी CuSO4 का ही विलयन था। तो इसमें से भी क्या होगा कि जितना Cu इस एनोड में से निकला हुआ है, एनोड के छोर पे से निकला, उतना ही Cu इस विलयन से भी निकल के और कैथोड साइड पे चिपक जाएगा। और जो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन, जब इसमें से छूटेगा तो क्या बचेगा? -2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो वो क्या करेगा, वह एनोड के रास्ते यानी कि जो बैटरी करंट है इसके रास्ते कैथोड साइड पे आकर चिपक जाएगा। और जो हमारा इस साइड का CuSO4 था वह क्या करेगा, वह भी जाके कैथोड साइड में चिपक जाएगा। और हमें कैथोड पर क्या मिलेगा? जो हमारा शुद्ध तांबा है, यानी शुद्ध जो हमारा धातु है वह कहाँ मिलेगा? कैथोड साइड पे। और एनोड पर हमें क्या मिलेगा? एनोड पर हमें मिलेगा अपद्रव्य यानी कि SO4। और नीचे आप देख सकते हैं जो रेड कलर का जो दिखाया गया है अपद्रव्य, ये कौन सा है? ये वो अपद्रव्य है जो इस विलयन में मिले हुए थे। और जो कॉपर था विलयन में वो कहाँ चला गया? वो चला गया कैथोड पे। तो जो विलयन में बच गया अपद्रव्य वह कहाँ आ गया? वह नीचे आके इस तरह से रेड कलर में जम गया। इसे हम कहते हैं अपद्रव्य। और गाइस जब इसमें से, यानी जो एनोड साइड के छोर है, इसमें से जब हमारा कॉपर जब निकल के कैथोड साइड पर जाएगा तो क्या होगा, जो हमारा कैथोड साइड का छोर है यह मोटा हो जाएगा और एनोड साइड का जो छोर है वह पतला हो जाएगा। यानी जैसे ही हम इसमें से करंट पास करेंगे तो एनोड साइड के छोर पतला होना शुरू हो जाएगा और कैथोड साइड के जो छोर है वह मोटा होना शुरू हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा।
चलिए आगे देखते हैं। देखिए जैसा कि हमने चित्र में देखा था, जो हमारा CuSO4 का विलयन था, इसमें जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें एनोड साइड पे अशुद्धियाँ मिली, यानी कि जो गैंग थे वो मिले, और कैथोड साइड पे हमें शुद्ध तांबा मिला, यानी शुद्ध धातु हमें कैथोड साइड पे मिले। चलिए आगे देखते हैं। गाइस इस स्लाइड पे जो आपको दिख रहा है, ये मैंने पहले ही आपको चित्र में बताया है, फिर भी चलिए हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, विद्युत अपघटय से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटय में घुल जाती है। यानी मैंने आपको बताया था, जो विद्युत अपघटय है इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि जो एनोड साइड पे अशुद्ध धातु थे वह विद्युत प्रवाहित होने के बाद उसमें घुल जाते हैं, जो विलय धातु पे घुल जाते हैं, और उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटय से कैथोड पर निक्षेपित हो जाते हैं। यानी जितना मात्रा इसमें घुले हैं, विलयन में घुला है, उतना ही मात्रा क्या होता है, जो विलयन था उसमें से कॉपर हटके और कहाँ चला जाता है, कैथोड के ऊपर जाके चिपक जाता है। आगे क्या कह रहे हैं, अविलय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित होती है जिसे एनोड पंख कहते हैं। यानी जो अविलय अशुद्धियाँ हैं वो क्या होता है, वह एनोड तली पर जाकर चिपक जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, एनोड पंख। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। गाइस देखिए अगला है हमारा संक्षारण। गाइस संक्षारण के बारे में मैंने आपको पार्ट 1 चैप्टर में भी समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसके बारे में मैं ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। देखिए क्या बता रहा है, संक्षारण यानी कि धातुएं अपने आसपास अम्ल या आर्द्र एवं वायु आदि के संपर्क में आने से संक्षारित हो जाता है। यानी जितने भी धातु है वह अम्ल, आर्द्र या फिर वायु के संपर्क में आने से क्या होता है, संक्षारित हो जाता है, अर्थात उस पर जंग लगना शुरू हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण। जैसे देखिए पहले क्या बता रहे हैं, सिल्वर, यानी वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके जो सिल्वर है वह सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काला हो जाता है। यानी जितने भी सिल्वर है वह वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो सिल्वर की वस्तु है वह ब्लैक कलर की यानी कि काली कलर की हो जाती है। आगे क्या कह रहे हैं, देखिए अगला है हमारा कॉपर। यानी जो कॉपर है वह आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड होता है नमी वाले, उसके साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। यानी जो कॉपर है वह आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके और ग्रीन कलर का क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट। चलिए आगे देखते हैं। अगला है लोहा। यानी कि आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। यानी जो लोहा होता है वह आर्द्र वायु में क्या होता है कि इसके ऊपर एक भूरे रंग का पदार्थ चढ़ जाता है, यानी कि भूरे रंग का जो पदार्थ है परत होती है वह चढ़ जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। और आपने देखा होगा कई सारे लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, जिससे क्या होता है कि लोहा कमजोर हो जाता है। अब देखिए इनको हम कैसे बचा सकते हैं, यानी संक्षारण से सुरक्षा कैसे हम दे सकते हैं अपने धातुओं को। देखिए लोहे को जंग लगाने से बचाया जा सकता है, यानी कि कैसे, पहला पेंट करके, यानी कि लोहे के ऊपर अगर हम पेंट कर दें तो उस पर जंग नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि वायु के साथ लोहा का संपर्क टूट जाता है पेंट करने से। दूसरा तेल लगाकर, यानी तेल लगाने से भी क्या होता है कि वायु और लोहे के बीच का जो संपर्क है वह टूट जाता है और लोहा सेफ रहता है। तीसरा ग्रीस लगाकर, यशद लेपन करके, क्रोमियम लेपन द्वारा, और एनोडीकरण या फिर मिश्र धातु बनाकर। चलिए इसके बारे में हम डीपली पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यशद लेपन यानी कि लोहे एवं इस्पात। इस्पात क्या होता है, स्टील। लोहा आपको पता होगा, लोहा नॉर्मल है, और इस्पात यानी कि स्टील। इनको जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते यानी कि जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिसे यशद लेपन प्रक्रिया कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यशद लेपन।
और ये किस पे किया जाता है? लोहे एवं इस्पात अर्थात स्टील के ऊपर इनको सुरक्षा देने के लिए हम इस पे जस्ता अर्थात जिंक का एक पतली परत चढ़ा देते हैं, जिसे जसद लेपन प्रक्रिया कहते हैं। देखिए अगला क्या है? मिश्र धातु। ये क्या होता है? मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समग्र मिश्रण होता है। यानी मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है या फिर धातु और अधातु का मिश्रण होता है, जिसे हम मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या बता रहा है? लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। यानी जो लोहा को अगर हम बचाना होंगे जंग से, यानी कि संक्षारण करना होगा, तो कैसे कर सकते हैं? लोहा के अंदर कार्बन का मिश्रण कर दिया जाता है, बिल्कुल कम, यानी कि 0.05% जब लोहा में हम कार्बन मिला देते हैं तो क्या होता है कि लोहा काफ़ी ज़्यादा कठोर हो जाता है और ये अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं, यानी कि इन लोहों के ऊपर जल्दी जंग नहीं लगता। स्टील यानी कि इस्पात, इसको हम कैसे बचा सकते हैं? इसको हम यानी कि लोहा में अगर क्रोमियम या फिर निकेल का मिश्रण कर दें तो स्टील को बचाया जा सकता है। अर्थात आपने देखा होगा जो साइकिल की घंटी होती है या फिर हैंडल होते हैं वह ज़्यादा चमकीले होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्रोमियम का मिश्रण किया जाता है और इससे क्या होता है कि लोहा सेफ रहता है, इसमें जल्दी जंग नहीं पकड़ते। अगला क्या है? पीतल। और पीतल को हम कैसे बचा सकते हैं? कॉपर प्लस जिंक, यानी कि कॉपर में अगर जिंक का मिश्रण मिला दे तो इसे बचाया जा सकता है। और गाइस इसी के साथ साथ आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। चलिए अब इस वीडियो का हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है? लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था जो लोहा है और इस्पात है इनको हम जंग से सुरक्षित करने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, संक्षारण से सुरक्षा किस प्रकार किया जा सकता है? कोई एक उदाहरण दीजिए। यानी जो संक्षारण है हमारा जंग लगने की प्रक्रिया, इसको हम किस प्रकार बचा सकते हैं, इसका कोई एक आपका एग्जाम्पल बताना होगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और गाइस यदि हमारे किसी फ्रेंड को या किसी भी दोस्त को हमारे किसी भी चैप्टर या वीडियो का नोट्स चाहिए होंगे तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखे हैं। आप वहां जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। और गाइस यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।